आज जो हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने अपनी परंपरा को ही नहीं सिर्फ जिंदा रखा हुआ है, बल्कि आज की जनरेशन के लिए एक मिसाल है। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए चलिए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। शिंजनी, स्वागत है, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फाइनली हमें आउटडोर्स मिल गया। इतने टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हमें कोई जगह ऐसी मिल जाए, आउटडोर शूट करने को मौका मिले, और इतनी प्यारी जगह। और अंदर घुसते ही एक एहसास हुआ महाराज जी की फील। 9 जनरेशन है तुम्हारी? जी। 9 जनरेशन है कालका बिंदादीन बिंदादीन घराना घराने जी। की। तो कब वो एहसास हुआ, कब वो फील आई कि जिस परिवार से हो, एक आम परिवार नहीं है, एक परंपरा है। घराना और परिवार का की जो गहराई है, ये तो मुझे बहुत बाद में समझ में आने लगी, जब मैं काम करने लगी हूँ तो कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना रिसर्च और कितने इयर्स ऑफ एब्सोल्यूट साधना हैज गॉन इनटू इट। मुझे तो नाना का ही सेलेब स्टेटस बहुत बाद में समझ में आया था। तो मैं स्कूल में जब थी और जीके बुक्स में उनका नाम आने लगा, और बाकी मेरे क्लासमेट्स आते थे मेरे पास और मुझको पूछते थे कि ओ यू नो हिम, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बाकी के ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं आ रहा, बाकी फ्रेंड्स के मेरे कुछ ग्रैंडफादर खास का आ रहा है, बात तो है। कुछ अलग होगा। बट वो रियलाइजेशन का आउटपुट ये भी था कि मैं उनसे थोड़ा डरने लगी, घबराने लगी, क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि ओ ही सम बिग मैन एंड अच्छा। इनके सामने आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो तो सबको जानते हैं और वो तो इतने सारी दुनिया उनसे सीखना चाहती है। हम्म। तो इन द प्रोसेस मुझे थोड़ा टाइम लगा उसमें एडजस्ट होने में, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत केयरफ्री थी उनके साथ। ही वाज जस्ट नाना, नथिंग एल्स। तो नवी पीढ़ी होने का जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, गए वर्षों में अब समझ आने लगी है। वो काम में, मेरे सिंसियरिटी में, सीरियसनेस में भी आई एम श्योर लोगों को दिखाई पड़ती होगी। एंड it is something I'm learning every day now, especially now that I'm at Katha Kendra. Every as I walk into the hallway of the institute, I see my great grandfather's photograph, my grandfather's photograph, and I realize there's so much that I'm carrying with me. बोल रहा हूँ, मेरे आई एम गेटिंग गूज बम्स सुन के। यू फील दैट एवरी डे। तो कभी वो शो ऑफ वाली फीलिंग आई कि मैं शो ऑफ अप करूँ, कि मतलब मैं तो सबसे अलग हटके हूँ, वैसा लगता था क्या कभी? क्वाइट द कॉन्ट्ररी। आप नाना से मिली हैं, बहुत आपने बार। बहुत समय उनके साथ बिताया है। कोई भी इंसान जो उनको जानता है, वो जानता है कि वो कितने डाउन टू अर्थ थे। बिल्कुल, हाँ। जिस इंसान के वजह से इतनी इज्जत और इतना प्यार मिल रहा है पूरे परिवार को आज भी उनके जाने के बाद, जब उन्होंने कभी किसी को एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं दिखाया, तो हम होते कौन है दिखाने वाले। जब इस लायक का कुछ काम करें कि लोग आपको सिर्फ आपके लिए इज्जत दें, तो एक बार को ये सवाल फिर उठ सकता था, मगर उस पर भी आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स, कि दे हैव गिवन अस द अपब्रिंगिंग टू रियलाइज कि आप आर्ट तब तक कर ही नहीं सकते जब तक आप ग्राउंडेड नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स दोनों आर्टिस्ट हैं। योर मदर इज अ स्कल्प्टर एंड फादर इज अ पेंटर। तो कभी सोचा नहीं कि उस परंपरा को आगे बढ़ाएं? डांस ही क्यों सोचा? चारू जी, इसका एक बहुत ही प्यारा सा जवाब है, मेरी मम्मा के पर्सपेक्टिव से है कि माँ बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ डांसर्स एंड म्यूजिशियंस। शी मैरिड इनटू अ फैमिली ऑफ पेंटर्स। तो जो घर का एक माहौल था कि रोज सुबह रियाज हो रहा है, हर कमरे से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज आ रही है, वो उन्होंने शादी के बाद मिस किया बहुत। अच्छा। और वो खालीपन उनके मन में बहुत रहा। तो जब मैं बड़ी होने लगी तो शी सेड आई विल पुट यू बैक इन डांस, ताकि मेरे घर में भी घुंघरू की आवाज आए। सोते जागते वही सुनने को मिलता हाँ। होगा। हाँ। और जब मैंने काम करना शुरू किया, प्रोफेशनली परफॉर्मेंसेस शुरू किए, तो मैंने जेन्युइनली अपनी मम्मा के अंदर एक rejuvenation देखा कि she was back to living that old life of hers after a gap of 20 years, 25 years. और मुझे लगता है कि one of the reasons why I've taken dance is primarily to give her her old life back. और वो नजर आता है, क्योंकि जितने शोज होते हैं तुम्हारे, जहाँ भी होते हैं, शी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आई मीन शी इज ट्रैवलिंग आल्सो विद यू। Yes. हमेशा She साथ gave है। up a good 5-7 years of her career, personal work as a sculptor,
to just travel with me to make sure that I was guided in the right way. And आज भी अगर मेरा कोई बहुत prestigious festival होता है तो वो जरूर होती माँ है। को तो लेके जाना जरूरी है, क्योंकि और कोई फीडबैक दे न दे, उनका क्रिटिसिज्म बहुत She's the जरूरी best है। critic. यस 9 जनरेशन में तुम्हारे अलावा फैमिली में और भी कजन्स हैं, काफी कजन्स हैं जो सब सब यही फॉलो कर रहे हैं। हम 5 कजिन्स हैं, जिसमें से कि सबसे बड़े स्वरांश भैया हैं जो कि सिंगर हैं, हाँ। गायक हैं, बहुत ही आला दर्जे के कंपोजर भी हैं। और फिर त्रिभुवन भैया हैं जो कि मुझसे बड़े हैं, रागिनी एंड यशस्विनी, हम चारों कथक करते हैं। सिबलिंग राइवलरी जो होती है वो होती है कि उसको ज्यादा प्रोग्राम मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, या वो प्रोग्राम एक कोई ऐसा हुआ कभी कि कोई कॉमन एक प्रोग्राम है जो 2 के पास आया हो या 3 के पास आया, तो एक को मिला एक को नहीं मिला, तो वहाँ पे कुछ होती है कि आपस में नोक झोंक टेंशन इस तरह की? ये I'll tell you इसका एक्चुअल पर्सपेक्टिव क्या है। हम लोगों ने साथ में सीखा है। हाँ। तो नाना के पास हम, कन्नू थोड़ी छोटी थी और मैं, भैया और रागिनी हम साथ सीखते थे। और हम लोगों ने उस समय इतना टाइम ऐसा बिताया है कि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो एक जो कजिन्स वाला रिश्ता होता है, उससे ज्यादा हम रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाला रिश्ता निभाते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन जो कि होना भी चाहिए। द आइडिया इज टू डू गुड। द आइडिया इज फर्स्ट टू बी एबल टू रिप्रेजेंट योर घराना, लखनऊ घराना, कालका बिंदा दीन घराना। हम लोग बहुत लकी है कि इज अ वेरी बिग घराना। नाना के इतने शागिर्द रहे हैं और सबने इतना कमाल का काम किया है। मगर जो परिवार परंपरा है उसमें इस जनरेशन में हम 4 लोग हैं जिनको साथ मिलके काम करना है। इंडिया के अंदर इतने फेस्टिवल्स हैं, अब्रॉड और भी ज्यादा फेस्टिवल्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स को लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस देना होता है। There's enough and more work for all of us. And plus हम बहुत लकी हैं कि हम चारों का स्टाइल बहुत डिस्टिंक्ट है। अच्छा। अगर आप भैया को देखेंगे तो और मेरा डांस देखेंगे तो बहुत फर्क है, जबकि हम दोनों अब चीकू मामा के पास क्या हैं। फर्क दिखता है? स्टाइलाइजेशन का फर्क है, क्योंकि कथक एक सोलो डांस फॉर्म के रूप में बहुत कंप्लीट है। तो जिस तरह से एक सम छोड़ने का अंदाज है, लयकारी करने का तरीका है, बंदिशों की सिलेक्शन का चॉइस है, रागनी का बहुत फर्क होगा, मेरा बहुत फर्क होगा, भैया का और भी फर्क होगा। तो ये स्टाइलाइजेशन की वजह से हम अलग अलग फ्लेवर ला पाते हैं। अच्छा। हम और भी इस मामले में लकी रहे कि हम लोगों ने साथ में परफॉर्म बहुत किया है। हम लोगों ने सप्तक फेस्टिवल में ट्रायो किया, रागिनी और मैंने शुरुआत में बहुत डुएट्स भी किए। सो वी हैव दैट ब्यूटीफुल कॉमराडरी ऑन स्टेज। एंड एक बहुत ही मैच्योर और डेलिबरेट डिसीजन हम लोगों ने एज कजिन्स लिया राइट एट द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग, कि हमारा जो भी वर्क रिलेटेड डिस्कशन है, जो भी है, वो सिर्फ उसी दायरे में रहेगा। हम जब साथ इकट्ठे होते हैं तो हम परिवार हैं। हाँ। क्योंकि दुनिया में और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, हम सबका काम देख के खुश होते हैं, तो हम अपने परिवार से क्यों चिढ़े? और इतनी मैच्योरिटी टचवुड हमारे अंदर रहे सारी जिंदगी, और हम घराने को आगे बढ़ा पाए, ये बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम आया, सपोज कजिन्स हैं जो डांस कर रहे हैं, उनके पास कोई आया और वो नहीं कर पा रहे हैं तो बोला कि अच्छा तुम ले लो, ये होता है बिल्कुल, ऐसा? बहुत बार हुआ है ऐसा? ऐसा। हाँ, त्रिभुवन भैया का एक शो था जो वो नहीं कर पाए, वो मैंने उनके बिहाफ पे किया। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि टाइम जोन मेरे क्लासेस के साथ मैच नहीं कर पाता है, वो मैं आगे पास ऑन कर देती हूँ। रागिनी और मेरा अभी अगले हफ्ते एक शो होने वाला है which we were supposed to perform as a duet. She is busy, तो मैं एज अ सोलो करने वाली हूँ। ये बहुत ही बचकानी सोच है लोगों की। अगर उनको लगे कि 4 लोग एक ही काम कर रहे हैं तो हर समय एक टॉक्सिक कंपटीशन होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही परिवार में होने के बाद भी इतना हेल्दी आपस में रहता है, कनेक्शन है ऑन एंड ऑफ द स्टेज। बट इसका पूरा क्रेडिट हम चारों को जाता है Definitely, क्योंकि ये मैच्योरिटी दिखाना शुरुआत से मुश्किल भी है और जरूरी भी है। बट चारू जी, आई विल पॉइंट आउट वन थिंग, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, कि because our plate is full by God's grace, all of us are doing enough and good work. That is why there is no need to want something from other person's plate.
तो ये जो क्रेडिट है ये घर के बड़े बुजुर्गों को भी जाता है, जिन्होंने इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग की और कुछ भी ऐसा मन में भेदभाव नहीं लेकर आए। बिल्कुल, बल्कि उन्होंने शुरुआत से ही बोला कि छोटा हो या बड़ा हो, आपको एक दूसरे से सीखना है। तो जब तक, और ये बिल्कुल नाना के वर्ड्स है कि तुमको अगर वो अच्छा नाच रही है या नाच रहा है तो तुमको उसको देख के मन में जज्बा होना चाहिए कि मैं और रियाज करूं। तो ये बचपन से जब आपके अंदर डाल दिया जाए तो यू हैव नथिंग बट एडमिरेशन फॉर द अदर पर्सन। आई लव हाउ माई कजन्स आर परफॉर्मिंग एंड मैं उनके परफॉर्मेंस में जाती हूँ एंड आई एम द लाउडेस्ट cheerleader. तो दूसरे भी जो डांसर्स हैं उन लोग के भी प्रोग्राम देखना चाहते हो या यू अवॉइड? ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। आप सीखेंगे कैसे, अपने आप को फ्रेश कैसे रखेंगे, और इंस्पायर्ड रहने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। एक जो मन में मेरे मन में आता है सवाल, और भी आई एम श्योर लोगों के मन में आता होगा, कि जो महाराज जी के जो फैमिली की लेडीज हैं उनका नाम नहीं सुनने में आता है, अपार्ट फ्रॉम द 9th जनरेशन जो तुम लोग हो और एक ममता मौसी महाराज जी की डॉटर 8th जनरेशन में जो लोग डांस कर रहे हैं। और घर में जैसे मम्मी है, एक मौसी है, और कविता मौसी सबसे बड़ी पंडित साजन मिश्रा जी की वाइफ, और नानी का नाम कभी सुना नहीं हम लोग ने, और ना ही कभी उन्हें देखा महाराज जी के साथ। तो ऐसा क्यों, मतलब बाय चॉइस या एक रहा है कि नहीं, घर की औरतों जो घर की लेडीज हैं उनको सामने नहीं हमें लेके आना? नो, नॉट एट ऑल, पर्दे में रखना नॉट एट ऑल। मैं आपको बताऊं हमारी नानी के बारे में। नानी के फादर पंडित श्रीचंद मिश्रा जी बनारस घराने के एक बहुत ही फेमस और रिस्पेक्टेड सिंगर थे। आप अप्पा जी गिरजा देवी जी के गुरु भी रहे। अच्छा। और नानी हमारी बहुत ही उम्दा गायक, अच्छा, वो भी गायिका थी जी, बिल्कुल। और बल्कि घर में मुझे ऐसा लगता है कि जितने सिंगिंग जीन्स नाना से मिले हैं सबको, उतने ही सिंगिंग जीन्स नानी से भी मिले हैं। कमाल का गाती थी। नाना के एक बैले प्रोडक्शन में उन्होंने अपना लिखा हुआ एक बनरा भी डाला था। तो ऐसा नहीं कि नाना ने कभी सपोर्ट नहीं किया या सजेस्ट नहीं किया। वो बोलते थे कि अगर तुम कुछ कंपोज कर रही हो तो मुझको दो, मैं अपने बैले में उसको यूज करूंगा। तो एक ऐसा कंपोजिशन उनका है भी। किसमें, कोई फिल्म सॉन्ग में? नहीं, एक डांस ड्रामा में, उसमें। शी एज अ पर्सन वॉज अ रिजर्व्ड लेडी। वो अपने पसंद से एक घरेलू जीवन जीती थी, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत है। आज वी सेलिब्रेट होम मेकर्स। इट इज अ चॉइस टू हैव अ करियर, और इट इज अ चॉइस टू नॉट एंड रेज अ फैमिली। शी हैड अ बिग फैमिली, 5 बच्चे थे। एक हस्बैंड था जो कि बहुत ही बिजी रहने वाला था, तो सारा घर का जो दारोमदार था, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो she chose not to step out too much in the public life. Plus, you have to understand that she came from a very humble background. वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बैकग्राउंड से नहीं थी, इन द सेंस कि उस जमाने में शादी भी कम उम्र में हो जाती थी। आई थिंक 13 या 14 साल की थी वो जब शादी हो गई। तो वो अपने पारिवारिक जीवन में इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने कभी इस चीज की जरूरत नहीं समझी। और उनका बड़प्पन या उनके पर्सनालिटी का कमाल आप देखिए कि इतना ग्लैमर उनके आगे पीछे था। एक पब्लिक पर्सनालिटी से उनकी शादी थी, मगर उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी ये चाहिए कि मैं भी प्रिंट पेपर्स में, न्यूज़ पेपर्स में आऊँ, या मैं खूबसूरत साड़ी पहन के लोगों के बीच में उठूं बैठूं। वो उनकी पर्सनल चॉइस थी, वो नहीं थी। पर इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस वाज डिक्टेटेड बाय माय ग्रैंडफादर एट ऑल, नो। बल्कि बाय चॉइस है। उसके अगले जनरेशन में जो बहुएं आई, जो कि मेरी मामियां हैं, दोनों बड़ी मामी। क्या बात कर रहे हैं आप? पंडित जयकिशन महाराज जी की वाइफ रूबी मिश्रा जी कथक केंद्र से ग्रेजुएट है। आज पंडित बिरजू महाराज परंपरा जो इंस्टीट्यूट है उसको हेड करती हैं, चलाती हैं। शी वाज द वन हु स्टार्टेड इट। शी इज अ डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटिव वुमन हु हैज क्रिएटेड दिस होल थिंग। आप कभी उनसे बात करेंगे तो उनका थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट कथक इज अनमैच्ड। उसके अलावा अर्चना मामी है जो कि पंडित दीपक महाराज जी की वाइफ है। वो भी बहुत कमाल का गाती है और खुद एक म्यूजिकल फैमिली से आती है। पंडित चन्नूलाल मिश्रा जी उनके ताऊ जी। अच्छा जी। तो उनको भी स्टेज पे खींच करके लाने वाले नाना थे, और उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया, कमानी में कॉन्सर्ट परफॉर्म किया।
he was the one who motivated them and not pulled them back. Um, just because it is not spoken about in the public domain doesn't mean that he was the one who was stopping them back by any क्योंकि means. ये एक आई गेस एक मिथ है कि महाराज जी के जो परिवार की जो लेडीज हैं वो 9 जनरेशन से, हम लोग जो देख रहे हैं वो 9 जनरेशन को ज़्यादा देख रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे मामियाँ उनको कभी हमने नहीं देखा और नानी को तो देखा ही नहीं, उनके बारे में बस कब व्हेन डिड शी पास अवे? I think 2010 if I remember correctly. I was still in school back then, class 9th में थी मैं, और she was hardly 65 years of age. अच्छा। बहुत medical conditions थी उनकी, हाँ। तो उनकी अपनी life it was riddled with complications, मगर she was a very very strong support to her husband. They say it takes a village to raise a child, but I believe it takes an entire country to raise a legend, and she was raising one there. कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज जो एक लेडी होती जो अक्सर नजर नहीं आती पर उसका इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है कि एक परंपरा खड़ी हो जाती है उससे। उन्होंने आपको इतना फ्री कर दिया आपकी जिम्मेदारियों से कि आप सिर्फ सारा समय अपने आर्ट को दे पाए, और साथ ही आपके बच्चों को उन संस्कारों के साथ बड़ा किया कि वो आपकी लेगेसी लिनिएज को भी आगे बढ़ा पाए। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप क्या मांगेंगे उनसे? फिर महाराज जी की 3 बेटियां, एक बेटी ममता मौसी जो है वो अभी कर रही है, बाकी 2 मौसियों ने भी बाय चॉइस, एक आपकी मम्मी और एक कविता मौसी, इन लोग ने भी बाय चॉइस छोड़ा, डांस को नहीं लिया। Kavita Ma was a She was a wonderful dancer. dancer, She still is. She chose not to practice this professionally. She got married again very early by her own choice, before anyone says otherwise. Yes, we know the story. You know the story. साजन जी ने बताया था। And उन्होंने अपनी मर्जी से एक थॉट आउट डिसीजन लिया कि मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है, इम्पोज्ड नहीं था। और मेरी मदर, शी इज़ अ वर्किंग वुमन, वेरी एक्टिव इन हर फील्ड विच इज़ ऑफ विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, तो वो तो बहुत अपना बाय गॉड्स ग्रेस टचवुड बेहतरीन काम कर रही है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि शी हैज़ रेज्ड मी, done her work. She was an academician, she was with Amity University for a very very long time, all of those things while continuing to love Kathak like her first love. मम्मी ने भी पूरा ट्रेनिंग पूरी ली है, but she chose to be a sculptor. Yes, so सबसे पहले उन्होंने रेबा विद्यार्थी जी के पास सीखा, और उसके बाद नाना के पास भी सीखा, मगर उनको ये रियलाइज हुआ कि उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन was more in visual arts. Okay. And उनको ये भी महसूस हुआ कि बाकी भाई बहन तो हैं जो कर रहे हैं और कमाल का कर रहे हैं, तो मुझे जो चीज़ ज़्यादा पसंद है मैं वो करूँ। She stayed within arts. अच्छा, जो क्लासिकल डांसर्स होते हैं जनरली, आई डोंट नो इफ इट्स अ मिथ या एक रियलिटी है, कि जो हमने सुना है बीइंग फ्रॉम दिस लाइन कि फिल्मी गानों पे डांस नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। और एक हाल में ही एक फेस्टिवल हुआ था जहाँ पे तुमने फिल्मी गानों पे परफॉर्म किया था, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू ब्रेक दिस ट्रेंड ऑफ डांसिंग ऑन अ फिल्मी सॉन्ग, एंड एक ऐसे परिवार से जहाँ पे पूरा जो घराना, एक अपना एक घराना है कथक का। बिल्कुल, मैं एक थोड़े कॉन्टेक्स्ट के साथ शुरू करती हूँ। पार्डन मी इफ इट्स अ स्लाइटली लॉन्ग आंसर। कथक के कुछ स्टार्स के नाम मैं ले रही हूँ, विदुषी श्रीमती सितारा देवी जी, गोपी कृष्णा जी, महाराज जी, पंडित लच्छू महाराज जी, इन सभी ने फिल्मों के अंदर कुछ ना कुछ काम किया है। हाँ। पाकीज़ा मुगले आजम से शुरुआत करके झनक झनक पायल बाजे से लेकर के देवदास, खिलाड़ी, देवदास, ये कलंक और so many other फिल्में। हाँ। गोपी जी ने और सितारा देवी जी ने तो खुद उसमें डांस भी किया है, शाश्वती दीदी ने उसमें डांस किया है, नहीं नॉट देवदास, शतरंज के खिलाड़ी, राइट, एंड मेनी अदर थिंग्स। क्या हम इन सबको नेगेट कर दें क्योंकि वो बॉलीवुड में है? क्या एक कोई गाना अगर कायदे का अच्छा बना हुआ एक उस ईथॉस और उस प्रिंसिपल्स पे डेवलप्ड हो जो कि हम वैसे भी कथक में करते हैं, वो जस्ट बिकॉज एक मूवी के अंदर आ गया तो क्या वो डिफाइल हो गया? Is Bollywood an impure media in so many words? No, it is not. जो गाने जिनकी बात हम अभी कर रहे हैं,
जश्न एकता का जो प्रोडक्शन है रंगो नूर, इसके अंदर मैंने कई ऐसे गाने किए जिसमें से कि एक गाना है इन आँखों की मस्ती, जो कि उमराव जान पिक्चर से है, कुमुदनी लाखिया जी ने उसकी कोरियोग्राफी की है। एक हम करते हैं पाकीज़ा का ठाड़े रहियो बाकेयार, जो लच्छू महाराज जी ने कोरियोग्राफ किया है। आप मुझे बताएं कि हाउ इज दिस, these artists knew nothing else but कथक as their language। तो अगर उन्हीं के गाने इस्तेमाल करके कुछ प्रेजेंट हो रहा है तो वो कथक के दायरे के बाहर है या नहीं, इट इज अ डिसीजन टू बी मेड बाय द ऑडियंस देमसेल्व्स। मेरा अपना इस बारे में जो मेरी अपनी जो राय रही है इसके बारे में, मत रहा है, इट हैज सीन some change, some refinement. I've had my own arc of growth in understanding ki where do I stand. I started off slightly different, with different opinion. Today I stand differently because my own understanding for the art form is also growing, it's deepening, and I'm not propagating this thought process on other people. मेरा बस ये कहना है कि मुझको जो ठीक लग रहा है, जहाँ तक, जिस सीमा तक, मैं वहां तक करने को राजी हूँ। जो मुझे ठीक नहीं लग रहा वो मैं नहीं तो करूँगी। इसमें जो बाकी डांसर्स हैं, इसमें कोई अपना नेगेटिव राय देता है क्या कि ये क्यों कर रही है, ये ऐसे परिवार से आ रही है और उसको तोड़ रही है, उस दायरे से बाहर जा रही है कि फिल्मी गानों पे अब डांस कर रही है? तो कभी ऐसे लोग कोई बोलता है क्या, कोई इस पे आती है क्या, लोगों की टिप्पणियां लोग देते हैं क्या? देखिए, मैं बहुत लकी हूँ कि अगर मैं एक जश्न एकता कर रही हूँ तो मैं 25 सोलो परफॉर्मेंसेस कर रही हूँ जिसमें कि मैं बाकायदा ताल नाच रही हूँ और ठुमरी और उस पर अभिनय कर रही हूँ। तो अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो आ करके मेरा एक सोलो देखें और पर डिसाइड अक्सर होता करें। है कि लोग वो 25 ना देख के वो चीज एक वो देखेंगे। उनकी अपनी मर्जी है। देखिए, जिंदगी में अगर मैं हर किसी की चिंता करने लग गई तो मैं तो अपना अपना काम नहीं कर अपना सकती। नहीं और कर सकते हर हैं। इंसान ने जब कोई नया आविष्कार किया या कोई नई कोशिश की, कोई नया प्रयोग किया, तो दे हैव हैड टू फेस सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एनी काइंड ऑफ न्यू एक्सप्लोरेशन, पीपल हैव बीन डूइंग इट फॉर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। बट जिस समय गिनती की तिहाइयां नाना ने इंट्रोड्यूस करी तो कई जो प्यूरिटन्स थे उनको लगा कि ये क्या बात हो रही है। जिस समय कुमी बेन ने कोरियोग्राफिकल डांस को रेवोल्यूशनाइज किया तब कई लोगों ने बोला कि ये तो कुछ मॉडर्न डांसिंग हो रहा है, मगर आज वो उसको हम कोलोसल कंट्रीब्यूशन मानते हैं कथक की। So it is up to us on how we want to see it. मुझे पता है कि when I perform on a platform like that, I perform with footwork, with elements of Kathak. Of course, आप सब कुछ उसमें नहीं दिखा सकते, परन प्रमीलू सब कुछ नहीं दिखा सकते, मगर I am able to take the flavor of my art form of Kathak to a huge big audience which is hitherto unaware of the dance form itself. उन्हें पता ही नहीं कि उनको कथक इतना पसंद आ सकता है। वो उसको पहला मौका देते हैं जब हम उनके दायरे में घुस करके उनको ये चीज़ प्रेजेंट करते हैं और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, ये तो बड़ी खूबसूरत सी चीज है, इसे तो और देखा जा सकता है, चलो एक बार एक प्रॉपर सोलो देखने चलते हैं। इफ आई एम एबल टू कन्वर्ट इवन 5 people out of 5,000, I have done a good job, because today Kathak and classical dance requires younger generations to come into the auditorium and support the art form. कितना मुश्किल होता है यंग जनरेशन को लेकर आना अपने प्रोग्राम में? सोशल मीडिया के चलते एक एक रेनेसा है, डेफिनेटली है, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, इस बात को समझ रहे हैं कि इसके अंदर क्या कमाल की चीजें हैं जिसको कि समझा जाना चाहिए। Having said that, 100,000 followers on Instagram still doesn't mean that you'll have a full auditorium when you're performing. So these are two very different things. उसके ऊपर से भी एज एन आर्टिस्ट हमारी इच्छा होती है कि जो ऑडियंस बैठे वो पारखी हो, वो बारीकी को समझे, मगर ये तभी होगा जब हम उनको उतना समय देंगे। हर बार नहीं हो सकता। यंगर जनरेशन के अंदर एक अच्छी चीज है कि दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स, दे आर विलिंग टू गिव लाइव एंटरटेनमेंट, लाइव कॉन्सर्ट्स, लाइव शोज। आप देखिए इंडिया में सडनली अंबार आया हुआ है कॉन्सर्ट्स का और टूर्स का, क्योंकि लोग मौका दे रहे हैं उसको। और मुझे लगता है कि उस मौके का फायदा उठाना चाहिए,
थोड़ा उनकी लहजे में बात करें, हम थोड़ी वो हमारी बात समझे, कहीं बीच में मिलके दोस्ती हो जाए, फिर तो कथक ऐसा नशा है जो आप पे चढ़ ही जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा भी होता होगा कि परफॉर्मेंस के समय ऑडियंस भरी हुई है और कुछ हैं लोग उठ के जा रहे हैं कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे अपना क्या कैसे होता है? जो सोच के जाते हो स्टेज पे वही करना है, या लगता है नहीं अब तो ऑडियंस जा रही, इनको रोकने के लिए मुझे कुछ, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो जाते जाते रुक जाए? ऐसा होता है क्या कभी? ऑनेस्टली इतनी अवेयरनेस फॉर द ऑडियंस स्टेज पे नहीं होती चारू जी। जब हम स्टेज पे होते हैं ना, तो शुरुआत के हो सकता है 5-10 मिनट 15 मिनट जब तक आप वार्म अप हो रहे हैं, एटलीस्ट एज ए यंग आर्टिस्ट मुझको उतना समय चाहिए। तब तक तो फिर भी एक अवेयरनेस होती है कि कौन बैठा है ऑडियंस में, कौन फेमिलियर फेसेस कौन से हैं। मगर एक बार आप उसके फ्लो में आ चुके हैं, उसके बाद आप और आपके संगत कलाकार मजे ले रहे हैं स्टेज पे। आप लय का, आपकी अपनी बंदिशों का, उस राग का मजा ले रहे हैं। और फिर अगर आपके साथ मजा लेने वाले 4 लोग और हैं तो दे आर मोर देन वेलकम। अगर वो नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो जाना चाह रहे हैं, श्योर आपकी कोई मुश्किलात होगी। वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, 9 बज रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ होगा, इंसुलिन लेना है, आई डोंट नो। तो डिसाइड करके जाते हैं स्टेज पे, जैसे जनरली सिंगर्स जो होते हैं, वोकलिस्ट होते हैं, क्लासिकल वोकलिस्ट कई होते हैं जो ग्रीन रूम में कुछ नहीं सोचते या पहले से कुछ नहीं सोचते, स्टेज पे जाके सोचते हैं मैं ये राग गानी है। तो तुम लोग के साथ ऐसा होता है कि स्टेज पे जाके कई बार जो प्लान करके गए वो नहीं की और जाके चेंज कर लिया, ये नहीं ये करने का मन कर गया है? आई वुड लाई इफ आई से कि नहीं, हम तो बिल्कुल ही अनप्लान करते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज कथक के साथ कथक की बहुत रिलायंस है तबले पे। तबला player has to follow you word by word in order for the performance to really have that impact and ease of understanding for the audience. मगर ये जरूर होता है कि हमने 4 बंदिशें चूज की, स्टेज पे कुछ ऐसा कुछ मजा आ गया, उन्होंने कोई ऐसी बंदिश बजा दी, आप उसका जोड़ा सुनाने लगे और आप एक अलग चेन ऑफ कॉम्पोजिशंस में चले गए जो कि पहले से रिहर्स नहीं थी। उसका अपना बहुत मजा है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेज से फरमाइश हो जाती है। विरासत फेस्टिवल में मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है देहरादून में कि मैंने अपना पूरा पीस परफॉर्म किया और आखिर में एकदम से फरमाइश आ गई कि फला एक ठुमरी आप और परफॉर्म कर दीजिए, जो कि प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो आप ऑन द स्पॉट करते हैं। बट उससे कि मैं ऑल टुगेदर अनप्रिपेयर्ड स्टेज पे जाऊं, आई थिंक आई एज अ पर्सन आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल विद इट। मुझे थोड़ा मेथड और थोड़ा स्ट्रक्चर अपनी जिंदगी में चाहिए। मतलब एज अ डांसर आई एम श्योर बिना तैयारी के तो स्टेज पे जाना बहुत मुश्किल होगा, बट कुछ कुछ ऐसा होता ही है जैसे सोलो में होता है। सोलो में जब आप प्रोडक्शंस प्रेजेंट करते हैं तब इट इज फिक्स्ड टू द टी, एंड उसमें गैप्स भी फिक्स्ड है, उसमें पॉजेस भी फिक्स्ड है, मुश्किल होगा, बट इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ डिफरेंट मीडियम। और जश्न रेखता का जो बता रहे हो, तो ये अभी और होने हैं इसके या? जी, जश्न रेखता के लिए मेरा सेकंड प्रोडक्शन है। ऑफ कोर्स मैं 5-6 बार अब परफॉर्म कर चुकी हूँ वहाँ पे। पहले हमने मैडम नूर जहाँ के ऊपर एक प्रोडक्शन क्रिएट किया था, और ये जो है रंगनूर, दिस सेलिब्रेट्स उर्दू राइटर्स हु हैव रिटन सम ब्यूटिफुल जेम्स फॉर बॉलीवुड म्यूजिक, एंड उसमें से कुछ चुनिंदा गाने जिनके ऊपर की कथक सजता है, कथक हुआ भी है ओरिजिनली, उनको मैं अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंट करती हूँ। कौन से गाना भी? जैसे कि मैंने आपको भी बताया, उस तरह के गाने। ओके। अच्छा, हर एक प्रोफेशनल डांसर जो होता है वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, बट बीइंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डांसर्स एंड अ लेगेसी, और एक परंपरा है, खानदानी परंपरा है, तो इसमें तो डांस कर ही रहे हो, लेकिन हर एक डांसर की ख्वाहिश होती है कि मेरी एक अलग पहचान बने, तो उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल, कोशिश तो रोज ये है कि अपनी एक पहचान बना पाए, अलग या नहीं पता नहीं, पहचान जरूर बनाना चाहती हूँ। हमारे फ्रेटर्निटी में, और आई स्पीक ऑफ दिस विद ग्रेट प्राइड, कि लोग 2-2 दिन के वर्कशॉप में सीखने के बाद भी अपने आप को हमारे घराने का और महाराजी का डिसाइपल बताते हैं। तो लोग तो उनसे जुड़ना चाहते हैं, मैं अपने आप को उनसे अलग क्यों करूँगी? ये तो बहुत ही अटपटी सी बात है। और ये तो हम भूल ही नहीं सकते कि मेरी जड़ें यही हैं। जो मैं सीखती हूँ, जो एक हाथ उठाना या एक नजर उठाना जो भी मुझे आता है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, और मेरे मामा मौसी लोगों का।
ऐसे में पहचान बनाना एक कोशिश जरूर है, वेयर पीपल also are able to see my own creative voice. They are able to understand the artist with the thought process that I am. um, Apart from all the beautiful things that I carry in my repertoire, thanks to them, I build upon the research that they have done. I build upon the methodology that they have created. उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है कि वो यहाँ रुक न जाए, वो स्टैग्नेट ना हो जाए. उन्होंने जहाँ पे जैसे रिले रेस होता है ना कि आपको बेटन लेके आगे पहुंचाना जरूरी है, मैं वो बेटन अपने पास लेके खड़ी हो जाऊं तो गड़बड़ है. उसको आगे बढ़ाना जरूरी, तभी तो ये और फैलेगा. जी बिल्कुल. और ये महाराज जी का शैडो इतना बड़ा है कि उसमें से निकलना पॉसिबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर उनके उनके लाइट को हम फर्दर और रिफ्लेक्ट कर सकें in the world is something I would definitely want to do. कितनी जिम्मेदार, सॉरी बोल रहे थे आगे कुछ? नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि मुझे इस बात का इल्म ज़रूर है कि मेरा अपना थॉट प्रोसेस और मेरी जो सोच है वो शायद बाकियों से भिन्न हो, इन द सेंस मेरे फैमिली के बाकी डांसर्स से. तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई टेक इट टू द वर्ल्ड बिकॉज देन दैट इज जेन्युइनली ओनली मी. So you being from a family of dancers जहाँ पे महाराज जी का नाम जुड़ता है, और एक दूसरा डांसर जहाँ पे कोई खानदानी परंपरा नहीं है, तो ऑब्वियसली एक जिम्मेदारी बनती है. तो यू फील कि उन लोग के लिए इजी है, कोई उनको जिम्मेदारी लेके आगे नहीं बढ़ाना डांस को, या यू आर हैप्पी? ऑब्वियसली इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड कि मैं खानदान से हूँ, या कभी कभी लगता है कि मेरे ऊपर, मेरे सर पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, ऐसी फीलिंग आती है क्या? भारीपन लगता है क्या? देखिए, मैं पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि जो कोई ऐसे फैमिली लिनियज से नहीं है और कथक कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी अपने परिवार की तरफ नहीं है, मगर उसकी जिम्मेदारी अपने गुरु की तरफ, क्योंकि गुरु भी तो आपको अपने घराने में ही ले लेता है. तो ये कहना तो गलत है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है. शायद उतनी अकाउंटेबिलिटी ऑडियंस के तरफ से नहीं होती. जिस बेंचमार्क पे हमको जज किया जा रहा है, शायद उतना हाई बेंचमार्क उनके लिए शुरुआत में न हो, मगर उसके बाद इट बिकम्स क्वाइट सिमिलर फॉर एवरीवन. हाँ, हमें गलती करना अलाउड नहीं है. उसका कारण ये है कि उसमें बुराई हमारी नहीं, बदनामी हमारी नहीं, यही मैं परिवार की हो जाती है. एक जिम्मेदारी जो एक सर पे रहती है. तो if you care about it and which you must, then आपको अपने बड़े बुजुर्गों की लाज रखने के लिए स्टेज पे नाचना जरूरी होता है. आपने जैसे पहले पूछा कि आप उनके शैडो से निकलना चाहते हो, क्या अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो क्या? नाना इन हिज 80s ऑल्सो व्हेन ही वाज ऑन स्टेज, वो बोलते ये बंदिश मेरे बाबा की है, मेरे बाबा इस तरह से गाया करते थे, हमारे चाचा जी ने मुझे ऐसा सिखाया. इतनी जिंदगी बीतने के बाद, एक लिविंग लेजेंड होने के बाद भी वो अपने उस रूट को, अपने शैडो को नहीं छोड़ना चाहते थे. दैट इज द ब्यूटी. यू डोंट वांट टू व्हाइल यू आर एन आर्टिस्ट ऑफ योर ओन. जहां तक बात है इसकी कि डू आई फील अ बर्डन? एब्सोल्युटली नॉट. एम आई रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अ लॉट मोर थिंग्स? क्या मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है? मैं अकाउंटेबिलिटी शब्द ज्यादा प्रेफर करूंगी, मगर इट कम्स विद सो मेनी मोर प्रिविलेजेस कि ये बहुत ही छोटी चीज लगती है कि इतना तो, जैसे हमारे संविधान में कहा जाता है ना कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. वैसे ही यहाँ पे अगर आपसे ऑडियंस कुछ उम्मीदें लगा के बैठी है, तो आपको भगवान ने इतना कुछ दिया तो है. इतनी आसानी से आपको एक गुरु मिल गया, इतनी बेहतरीन तालीम आपको मिली है. आज आप मेरा पॉडकास्ट ले रही हैं, आई एम अ रिलेटिवली यंग डांसर. उसका एक कारण तो ये भी है ना कि मैं महाराज जी के परिवार से हूँ. तो इस प्रिविलेज को समझ पाना, हम इतने ब्यूटीफुल कैंपस में बैठे हैं जहाँ पे मुझे हर समय का एक्सेस है, ये एक प्रिविलेज है. मैं जब चाहूँ अपनी रिहर्सल यहाँ स्केड्यूल कर सकती हूँ, ये एक प्रिविलेज है. ये हर डांसर को नहीं मिल रही. कभी हुआ स्टेज पे गए और भूल गए हो कुछ? बहुत बार होता है. बहुत कैसे इम्प्रोवाइज करते हो? तो ये गुरु कृपा है कि आप और इस पे किसी का बस नहीं है. ये लैक ऑफ प्रैक्टिस या लास्ट मिनट चेंजेस, ये उसका जवाब नहीं है.
कई बार है कि अच्छा प्रोग्राम भी हो जाता है, आपने कुछ नहीं किया होता, तो ये जो अकम्पनिंग आर्टिस्ट होते हैं, जो बोल बोल रहा होता है तो साथ में, और जो बोल रहे हैं और उससे हम अलग करने लग गए, तो वहां पे फिर पता लग जाता नहीं, ऑडियंस का। अधिकतर तो ऐसा होता है कि जो बोल पढ़न कर रहे होते हैं वो गड़बड़ करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। क्योंकि देखिए ये मेरा सबक है, हाँ। तो मैंने इस पे ज्यादा रियाज किया है, मैंने ज्यादा घंटे तक इस एक बोल के ऊपर मेहनत की है, मुझे तो याद रहेगा। मगर जो जो पढ़ंत पे। जो तबला वादक है उनके लिए ये नया बोल है, या जो पढ़ंत वाले हैं जरूरी नहीं है कि उन्होंने ये बोल सीखा ही हो, तो चांसेस आर कि एरर विल हैपन देयर। अच्छा। नॉट नॉट सेइंग कि डांसर्स नहीं करते, पर हमसे भी हो जाता है, जाता है, ऐसा बिल्कुल अक्सर हो होता है, जाता है। बिल्कुल तो होता ऑडियंस की तरफ से कभी कुछ ऐसा नेगेटिव फीडबैक आता है कि भूल गए, या कुछ महाराज जी की ग्रैंड डॉटर है वो भूल गए? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो होता है? टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस आज तक हाँ। कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे कई बार कई बार नहीं, एक बार ऐसा जरूर हुआ जहाँ पर कि मैंने एक थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पीस, जबकि था वो प्योरली कथक, उसमें टुकड़े तिहाइया परन सब कुछ था, मगर उसमें कहानी के रूप में था, तो वो उस पीस को लोगों ने कहा कि, उस शहर के स्पेसिफिक लोगों ने कहा कि हमको ये नहीं देखना था, हमको तो बाकायदा माखन चोरी और ओह, मयूर अच्छा। की गत और ये सब देखना था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद सिलेक्शन गड़बड़ थी। अच्छा, जैसे रैप है जो आजकल चल रहा है, कुछ सालों से चल रहा है, और ये जनरेशन जो है रैप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, पर रैप के नाम पे जो हमारे जो कथक की जो कवित है जैसे कहते हैं, वो तो जमाने से चल रहा बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो मेरे ख्याल से शुरुआत वहां से नहीं हुई जिसको रैप में कन्वर्ट कर दिया, या कैसे कनेक्टेड है दोनों, इसके बारे में बताओ। मुझे लगता है कि कथक के अंदर जो कवित परंपरा है वो बहुत पुरानी है, उसके एक से एक आविष्कार और एक से एक रचनाएं हुई हैं। और जो रैप का एक कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कल्चर से आया है, वो अपने आप में पनपा, ये यहाँ पे पनपा। कॉमन चीज ये है कि सरल भाषा में बिना गाए आप मीटर में अपनी बात कह रहे हैं, मीटर में मतलब बहर में। जहां तक बात है कि इफ देयर इज एन इन्फ्लुएंस और नॉट, आई एम नॉट श्योर। It stems from a person's requirement to express themselves in easy words. तो वो वहाँ के लोग कर रहे हैं, और आज की जनरेशन को इसीलिए शायद ज्यादा पसंद भी आ रहा है कि उनकी बात कहने का एक आसान तरीका है। गाना सब नहीं गा पाते, तो ये आसान लगता है। कुछ कवित जिसको रैप कहते हैं। बिल्कुल। तकिट तग तग तकिट तग तग तकिट तग तग तकिट तग तग जटा शोभित चंद्र दमकति गंग कल कल बहती धारा श्रृंगी भृंगी और नंदी ताल दे दे शिव रिझावा सर सरर सर सर सरर नाग कुंडल बांध झूमत कबहु पग पर कबहु कटी पर कबहु गरे पर नाग डोलत कबहु गरे पर नाग डोलत भस्म अंग भभूत सोहे भाल नेत्र त्रिनेत्र ज्वाला देवगण कर जोर गावत जय शिवा शिव ओमकारा जय शिवा जय ओमकारा डिमक डिम डिम नाद गूंजत भक्त धुनि धन ध्यान लावत कहत धन ब्रिज श्याम धन धन तरस पाए भय निहाला तरस पाए भय निहाला तरस पाए भय निहाला। ये महाराज जी की एक कवित है जिसको कि मैंने आपके ऑडियंस के लिए पढ़ा है। बहुत सुंदर। और मेरा सौभाग्य रहा है महाराज जी के साथ इतना टाइम स्पेंड करने का, मैंने उनके साथ वर्कशॉप भी ली हुई है, और एक बार जब उनके घर गए थे, महाराज जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे, तो उनका डांस के अलावा हर चीज़ में इंटरेस्ट था। मतलब जो जिस काम के लिए हम गए थे वो तो बातें हमने की, उसके साथ साथ वो जो कैमरा हम लेकर गए थे, कुछ हमें शूट करना था, तो कैमरे के बारे में भी उनका इंटरेस्ट। कहते अच्छा मुझे अब कैमरे के बारे में बताओ, बातें तो हम बाद में करेंगे। हम लोग रैपिड फायर राउंड रखते हैं, पर रैपिड फायर ना कह के हम लोग सोल शॉट्स कहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम सोल सफ़र और एहसास है। तो कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं 4-5, और उसका 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन आंसर, या यस या नो, ओके। जो ठीक लगेगा। ठीक है? क्या मैं इसमें फंसने वाली हूँ? मुझे नहीं लगता फंसोगी, बहुत आसान है। अच्छा, कोई फिल्मी एक्टर जो बहुत ही बुरा डांसर है और उसको कथक सिखाने का मन है, बहुत इच्छा है सिखाने की, कोई बुरा डांसर होगा तो मैं उसे क्यों सिखाना पर चाहूंगी? इच्छा है, तुम्हें लगता है कि ये बहुत बहुत इसमें अच्छी अदाएं निकलेंगी उस एक्टर में या एक्ट्रेस?
मुझे ऐसा लगता है कि अगर इरफान खान साहब जिंदा होते तो अदाएं बहुत आंखें उनकी आंखें हाँ, बोलती थी। कि मुझे नहीं लगता ही वॉज अ डांसर बट अगर मुझे मौका मिलता तो कुछ अभिनय कथक वाला अभिनय हाँ वो हाँ तो खैर एक्टिंग के माहिर आदमी थे, उनको तो सिखाना पसंद सिखाते करूँ। हैं। कोई ऐसा बॉलीवुड गाना यू विश्ड कि काश मैंने इस पे डांस किया होता? सावरे तोरे बिन जिया जाए ना फ्रॉम बैंडिट क्वीन, नुसरत Oh, साहब का। that's a beautiful song. One myth about classical dance which you want to break? कि बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आता, कोशिश करो सब समझ में आएगा। If you had 30 seconds to teach me a Kathak move, बैठे की भाव, just 30 seconds, कौन सा सिखाओगे? घूंघट खोलने का। मुझे लगता है कि आप लखनऊ से हैं तो नजाकत तो आप में वैसे ही है, तो एक ये घूंघट पकड़ा, उसका पलट खोला और शर्मा के दिखा। अच्छा, मैं भी एक बार करूं? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे कैसे? तो आपने पहले इस तरह से पहली उंगली से यूं घूंघट को अंदर खींचा, अब उसको दो उंगलियों से अपने उंगलियों में दुपट्टे को फंसाया और यूं झांक करके उसके बाहर देखा। क्या बात है, अगला परफॉर्मेंस आपका कमानी में। Thank you. If you had to rename Kathak for this generation, Gen Z, ओ बाबा, what it would be? आई थिंक कथक इज अ ब्यूटीफुल नेम। I know it's a beautiful name and it will be a beautiful name, हमेशा ही सुंदर रहेगा, but Gen Z को connect करने के लिए if you had to rename, ओ गॉड, द टैप स्पिन डांस। oh that's a nice English name. टैप स्पिन डांस, बिकॉज आई रियलाइज, मैं कहीं पढ़ रही थी, पॉसिबली Tap dancers शायद का। इंस्टाग्राम पे पढ़ रही थी कि रिसेंटली जो नेमिंग होने लगी है, वो जो चीज का जो काम है उसी को वो लोग बुलाते हैं। आप लोग जानते होंगे, यू कैन कट दिस आउट बट यू वुड नो कि बिस्वा कल्याण का एक शो आया था ना जिसमें कि विजय सेल्स इज for sales, so they call it that thing, right? So Kathak is taps and spins, so it's tap spin dance. In fact महवा शंकर ने इस पे डुएट भी किया हुआ है ना, टैप डांसर्स। फ्लेमेंको के साथ बहुत से डुएट्स हुए हैं, बहुत डांस निधि प्रभु कर रही हैं, इससे पहले अदिति भागवत जी ने किया है which was very very famous। तो ये क्रॉसओवर तो हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एंड एक्चुअली बहुत पहले शोभना दीदी ने शुरू किया था। अच्छा अच्छा, ओके। कथक केंद्र में हो तो क्या कैसा एक्सपीरियंस? आर यू हैप्पी वर्किंग इन कथक केंद्र या इट्स too much to be there? It's a new experience. I'm not a pass out from Kathak. It's not my alma mater. मगर वहाँ से इतने कमाल के कलाकार निकले हैं कि कुछ तो बात है वहाँ पर। और मेरे घर के 3 generations of dancers have spent their time there. It is different for me, new for me. जैसे कला आश्रम एक घर जैसा महसूस होता है। यहाँ पे शुरुआत से मैंने देखा है कि किस तरह से क्रिएट हुआ है। It's 29 years old. तो मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ वैसे वैसे कला आश्रम बड़ा हुआ है, तो एक कंफर्ट यहाँ अलग है। केंद्र ऑफ कोर्स इज मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर comes under the central government, ज़्यादा रूल्स हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ठीक भी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराज जी के घर की तालीम है, उनका टीचिंग मेथडोलॉजी है, उसको मैं वहाँ पे ले जा पाती हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है एंड आई फील वेरी प्राउड दैट इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स उनकी बनाई हुई वो पुरानी बंदिशें अभी भी क्लासेस में घूम रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं। तो it makes you feel like you're part of history. महाराज जी ने जो इतनी फिल्म्स में कोरियोग्राफी की, you've also been a part of one of the films. Yes, I've been a part of Muzaffar Ali ji's movie Janisar, where I did back dancing behind Parniya Qureshi. I was very very young, and yeah, that और one. फिर एक आलिया भट्ट के साथ you were a part of the choreography team. No, so he didn't choreograph anything for Alia. She was in talks for learning with him, जिस समय की उनकी सेहत थोड़ी सी खराब होने लगी थी। मगर मैं देवदास के सेट्स पे थी
और मैं छोटी सी थी जिस समय काहे छेड़ छेड़ कोरियोग्राफ हुआ, तो मैंने पूरी शूटिंग वहाँ पे फिल्म देखिए। सिटी में देखी। और और माधुरी दीक्षित महाराज जी की डिसाइपल रही। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस समय बाजीराव मस्तानी मोहे रंग दो लाल की कोरियोग्राफी हो रही थी, तो दिल्ली में जब उसके रिहर्सल्स होते थे तो उसमें भी मैं आई वाज। कैसा एक्सपीरियंस था वो वाला, फिल्म सेट पे रहने का और फिल्म शूट देखने का, डांस कोरियोग्राफी देखने का नाना के साथ? आई थिंक जानिसार का जो सेट था, मैं उसके लिए उसकी ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि तब तक मैं और बड़ी थी, होश मतलब मैं कॉलेज नहीं, मैं स्कूल में थी, मगर एनीवे बारादरी में शूट हो रहा था लखनऊ में। और महफिल का एक ये सीन था जिसमें कि गाना होना था। और मैंने महाराज जी को जो जो जिस एलिमेंट में देखा है उस दौरान, चारू जी, मैं कह सकती हूँ सेफली कि मैंने इतना कुछ उस समय उनको ऑब्जर्व करके सीखा। उनकी बातें, जिस तरह से वो हमें समझा रहे थे, उन्हें क्या आउटपुट चाहिए, वो निकालना कैसे है। एज अ कोरियोग्राफर इट वॉज अ क्रैश कोर्स फॉर मी। एंड आई थिंक वो कहीं ही वॉज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो लखनऊ में है, सेटिंग इतनी रीगल है, तो वो काफ़ी नॉस्टैल्जिया भी उनके साथ था उस समय, उसके भाव अभिनय में जब वो हमें समझा रहे थे। वो 3-4 शाम की जो शूट थी उसके अंदर इतना सारा कुछ मैंने सीख लिया। कमाल था वो। और वो नाना ही कर सकते थे, वो कमाल वही कर सकते थे। अभी लखनऊ में जहाँ पे महाराज जी लोग का घर था वो अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। वो किस नाम से है वो म्यूजियम? कालका बिंदादीन द्योड़ी कहलाता है, जो कि द्योड़ी मतलब ऑफ कोर्स जो चौखट होती है जहाँ पे मंदिर पे द्योड़ी आप सर टिकाते हैं। तो उसको कौन, उसकी देखभाल कौन करता है? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पुरातत्व विभाग के पास है। और हम लोगों ने उसको उसकी देख रेख के लिए उसे लीज आउट किया हुआ है क्योंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो कोई भी जाके उसको देख सकता है? जी बिल्कुल। टिकट्स है वहाँ संडे पे? बंद होता है, बाकी दिन आप टिकट अच्छा, लेकर के टिकट जा पे सकते हैं। जाके। और हमारी कजिन नानी माने शंभू महाराज जी की डॉटर, वो वहाँ पे रहती हैं अच्छा। लखनऊ में अभी। और अब राममोहन मिश्रा जी भी, महाराज जी भी वहाँ पे रहते हैं। एक डांसर की लाइफ आसान नहीं होती, खासकर अगर आप किसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। इसलिए याद रखिएगा, अगली बार आप किसी भी क्लासिकल डांसर का प्रोग्राम देखें या उसको स्टेज पे देखें या स्क्रीन पर देखें, तो उसकी मेहनत और शिद्दत को ज़रूर याद रखिएगा। कितना रियाज उसने किया होगा, कितनी रातें गुजारी होंगी उस परफॉर्मेंस को आप तक पहुंचाने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए सोल सफ़र और एहसास के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करिएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। नमस्कार।